नमस्कार। आज हम अंग्रेजी के कुछ बड़े दिलचस्प शब्दों पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर वो जो ए अक्षर से शुरू होते हैं और जिन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। जी, नमस्कार। हाँ, ये शब्द बड़े काम के होते हैं, मतलब एक शब्द में पूरी बात कह देना। हाँ, इससे भाषा सटीक और प्रभावशाली बनती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इन शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझें, देखें कि ये हमारी वोकैबुलरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये सूची हमें क्या सिखाती है। पहला शब्द लेते हैं अबैटवाया। अबैटवाया सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसका मतलब है बूचड़ खाना। जी, बूचड़ खाना, मतलब वो खास जगह जहाँ जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है, कमर्शियली। अच्छा, तो ये एक स्पेसिफिक जगह हो गई। बिल्कुल। अब इसी तरह लोगों के लिए एक शब्द है एबोरिजिनीज। हाँ, ये तो सुना है, किसी जगह के मूल निवासी है ना। सही। किसी भी स्थान के जो सबसे पहले के मूल निवासी होते हैं, उन्हें एबोरिजिनीज कहते हैं। मूल निवासी से ज्यादा ये शब्द एंथ्रोपोलॉजी या इतिहास के संदर्भ में ज्यादा सटीक बैठता है। समझ गई। और आपने जगहों की बात की तो एक और शब्द है एबिट। एबिट। हाँ, एबिट। ये किसी मठ, मतलब मोनेस्ट्री या एबी का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, उसे कहते हैं। ओह, तो ये एक तरह का पद हुआ। जी, एक धार्मिक और प्रशासनिक पद। सिर्फ हेड या लीडर कहने से ये ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी देता है। अच्छा, अब कुछ एक्शन वर्ड्स मतलब क्रियाओं पर आते हैं। एक शब्द है एब्डिकेट। एब्डिकेट। जी, एब्डिकेट। इसका मतलब होता है त्याग देना। त्याग देना मतलब कुछ भी। नहीं, खास तौर पर कोई बड़ा पद या सिंहासन, और अक्सर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, जैसे कोई राजा अपनी गद्दी छोड़ दे। अच्छा, तो ये रिजाइन करने जैसा नहीं है। उससे ज्यादा फॉर्मल और वजनदार है। रिजाइन तो नौकरी से भी करते हैं, पर एब्डिकेट का प्रयोग ज्यादातर राजशाही या बहुत ऊंचे पद के लिए होता है। ठीक है, और एक और क्रिया है अब्रिज। अब्रिज। इसका मतलब है किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। जैसे कोई कहानी या किताब। हाँ, बिल्कुल। किसी लंबे लेख या किताब को छोटा करना, लेकिन ऐसे कि उसका जो मुख्य सार है वो ना बदले। मतलब सिर्फ काटना नहीं है। नहीं, सिर्फ काटना नहीं, कुशलता से छोटा करना, ताकि पढ़ने वाले को मेन आइडिया मिल जाए। जैसे किसी बड़ी रिपोर्ट का अब्रिज्ड वर्जन आता है ना। हाँ हाँ, समझ गए। अब एक थोड़ा भावनाओं से जुड़ा शब्द, अभोर। 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 इसका मतलब है बहुत ज्यादा नफरत या घृणा करना। कितना ज्यादा, मतलब हेट जैसा। हेट से भी ज्यादा तीव्र। अभोर में एक तरह की नैतिक घृणा या किसी चीज से गहरी वितृष्णा, रिपल्शन जिसे कहते हैं, वो भाव होता है। कोई उदाहरण? जैसे कोई कह सकता है आई अभोर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मुझे भेदभाव से सख्त नफरत है, वो चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ओके। और एक प्रक्रिया से जुड़ा शब्द है अब्लूशन। जी, अब्लूशन। इसका मतलब है धार्मिक स्नान या शुद्धि के लिए शरीर धोना, मतलब नहाना। सामान्य नहाने से अलग। ये शब्द खास तौर पर रिलीजियस या सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, मतलब जब पानी से शरीर को पवित्र करने का कोई अनुष्ठान हो। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ। अब कुछ विचारों या कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं, जैसे एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी बेतुका, तर्कहीन। कोई ऐसी बात जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। बिल्कुल। जब कोई चीज इतनी इलॉजिकल या रिडिकुलस हो कि वो हंसी उड़ाने लायक लगे या समझ से ही बाहर हो। यह सिर्फ अजीब या मूर्खतापूर्ण से ज्यादा गहरा है, इसमें तर्क की पूरी कमी झलकती है। और जो समझने में बहुत मुश्किल हो, उसके लिए भी एक शब्द है शायद। हाँ बिल्कुल, वो है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस। जी, ये उन आइडियाज, थियरीज या तर्कों के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत गहरे, जटिल हों और आमतौर पर समझने में मुश्किल हों। मतलब डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा। हाँ, इसमें गूढ़ता का भाव है। जैसे फिलॉसफी के कुछ सिद्धांत आम लोगों को एब्स्ट्रूस लग सकते हैं। समझ गई। अब्रीविएशन। अब्रीविएशन, ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, किसी शब्द या फ्रेज का छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। जैसे डॉक्टर के लिए डीओ या प्रोफेसर के लिए प्रो। बिल्कुल। ये जैसे नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये भाषा को लिखने में और कभी-कभी बोलने में भी ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अकूस्टिक्स। अकॉस्टिक्स। स्रोत कहते हैं कि ये ध्वनि का विज्ञान है या किसी जगह की आवाज कैसी है वो, जैसे किसी हॉल की अकूस्टिक्स। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ म्यूजिक हॉल तक ही नहीं है, आर्किटेक्चर में भी इसका बहुत महत्व है। मतलब इमारतें कैसे डिजाइन हो ताकि आवाज सही से गूंजे या शांत रहे, ये ध्वनि के अनुभव से जुड़ा है। ये अच्छा पॉइंट है।
अगला शब्द थोड़ा गंभीर है, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस। यानी वो इंसान जो किसी अपराध में साथ दे। जी। और स्रोत सही बताते हैं कि ये सिर्फ मददगार या हेल्पर होने से अलग है। इसमें वो गैर कानूनी वाला पहलू जुड़ा होता है, मतलब अपराध में भागीदार। हाँ, ये फर्क जरूरी है समझना। बिल्कुल। कानूनी भाषा में तो ये बहुत मायने रखता है। किसी को अकम्प्लिस कहने से उसकी भूमिका एकदम साफ हो जाती है। अच्छा, और वो नेटो वाला उदाहरण जो पहले अक्षरों से बनते हैं शब्द? हाँ 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 हाँ, वही। उसे कहते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम। परिवर्णी शब्द। जैसे स्रोत बता रहे हैं, ये पहले अक्षरों को जोड़कर बनता है। भाषा को तेज और छोटा करने का एक बहुत आप कह सकते हैं शक्तिशाली तरीका है, खासकर तकनीकी नामों में या बड़ी संस्थाओं के नामों में। सोचिए, हर बार नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहना कितना लंबा होता। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं एक डर पर, एक्रोफोबिया। स्रोत इसे सीधे सीधे ऊंचाई का डर बताते हैं। जी, और यहाँ देखिए भाषा की खूबी। फोबिया शब्द ही अपने आप में एक बहुत तीव्र, मतलब अतार्किक डर को दिखाता है, और एक्रो लगाने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये डर किस चीज का है, ऊंचाई का। तो ये सिर्फ डर नहीं है, ये खास किस्म का डर है। सही। भाषा अनुभवों को कैसे सटीक नाम देती है, ये उसका उदाहरण है। अच्छा, फिर हमारे पास है एडहॉक और एडेंडम। स्रोत के हिसाब से एडहॉक मतलब किसी खास काम के लिए बनाया गया जो शायद अस्थायी हो, जैसे कोई एडहॉक कमेटी। हाँ बिल्कुल, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। और एडेंडम वो किसी किताब या दस्तावेज के आखिर में जोड़ी गई अतिरिक्त जानकारी, जैसे रिपोर्ट में कोई बाद में जुड़ा गया हिस्सा। अच्छा, ये दोनों शब्द दिखाते हैं कि कैसे औपचारिक मतलब फॉर्मल स्थितियों के लिए भी हमारे पास कितने सटीक शब्द हैं। ये अस्थायी व्यवस्था एडहॉक या बाद में जुड़ी गई जानकारी एडेंडम को साफ साफ बताते हैं। ये सिर्फ काम चलाऊ शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्थापित कॉन्सेप्ट्स हैं। अडोनिस। अडोनिस। स्रोत कहते हैं एक बेहद खूबसूरत आदमी। अरे हाँ, अडोनिस। इसका कनेक्शन ग्रीक माइथोलॉजी से है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी कहानियों के पात्र भी हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं और सुंदरता के पैमाने तय करते हैं। तो अडोनिस सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष सुंदरता का प्रतीक है। बिल्कुल सही, एक खास किस्म की सुंदरता। शब्द है एडवर्टाइजमेंट, मतलब विज्ञापन। हाँ, ये तो बहुत आम है। किसी सामान या सेवा के बारे में सार्वजनिक सूचना देना हम रोज ही देखते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, अगला है एडवोकेट। एडवोकेट, देखिए इसका एक मतलब तो है वकील यानी अधिवक्ता। हाँ, पर इसका एक और मतलब है किसी विचार या मुद्दे का खुलकर पक्ष लेना, उसका समर्थन करना। जैसे कोई पर्यावरण का एडवोकेट हो सकता है। अच्छा, ये अच्छा नुक्ता है। तो सिर्फ पेशा नहीं, एक तरह का समर्थन भी। बिल्कुल। फिर है एरेटिंग। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, एरेटिंग का मतलब है किसी चीज में हवा मिलाना, जैसे पानी को एरेट करते हैं मछली के टैंक में ऑक्सीजन के लिए, या कोल्ड ड्रिंक, उसमें गैस भरी होती है। अच्छा, जैसे गैस से भरा हुआ, समझ गई। आगे बढ़ते हैं, एस्थीट। एस्थीट, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसे सुंदरता की, कला की बहुत गहरी समझ और सराहना हो। मतलब जिसे खूबसूरती पसंद हो और वो उसे समझता भी हो। हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा हुआ अगला शब्द है एस्थेटिक। एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र। सही, ये सुंदरता के सिद्धांतों का अध्ययन है, खासकर कला के क्षेत्र में। तो एस्थीट व्यक्ति है और एस्थेटिक वो पूरा अध्ययन या सिद्धांत। दिलचस्प है ये जुड़ाव। हाँ, भाषा ऐसे ही जोड़ती है चीजों को। सूची में अगला है एरियल। एरियल मतलब हवा में होने वाला या हवा से संबंधित, जैसे एरियल तस्वीरें, ड्रोन वाली। बिल्कुल वही। और इसी से जुड़ा है एरोनॉटिक्स। ये तो विमानों से जुड़ा है शायद। हाँ, एरोनॉटिक्स है विमानों के डिजाइन, उनके निर्माण और उनको उड़ाने का पूरा विज्ञान। अच्छा, तो एरियल और एरोनॉटिक्स दोनों हवा और उड्डयन से जुड़े हैं। सही पकड़ा। अब कुछ थोड़े औपचारिक शब्द देखते हैं, जैसे एफिडेविट। एफिडेविट, ये तो सुना है, शपथ पत्र। हाँ बिल्कुल, ये एक लिखित बयान होता है जिसकी सच्चाई की पुष्टि शपथ लेकर की जाती है। अदालतों वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है। और एक और औपचारिक शब्द है एजेंडा। एजेंडा यानी कार्यसूची। किसी मीटिंग में किन मुद्दों पर बात होगी, उनकी लिस्ट। इसके बिना तो मीटिंग कहीं भी जा सकती है। सही बात है। अब कुछ शब्द देखते हैं जो व्यवहार या रिश्तों से जुड़े हैं। पहला है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब किसी के प्रति खिंचाव। हाँ, एक तरह का स्वाभाविक लगाव या झुकाव किसी इंसान के लिए हो सकता है, या किसी शौक या विषय के लिए भी, नेचुरल लाइकिंग जिसे कहते हैं। समझ गई। और फिर है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब धनी, समृद्ध व्यक्ति।
जिसके पास काफी धन दौलत हो। सीधा सा अर्थ है। अच्छा, अब ये दो शब्द हैं, अग्रेसिव और अग्रेसर। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, करते हैं। देखिए, अग्रेसिव एक व्यवहार है, एक प्रवृत्ति, मतलब जो हमेशा लड़ने को या हावी होने को तैयार दिखे, आक्रामक। अच्छा। और अग्रेसर वो व्यक्ति या समूह है जो पहले हमला करता है, आक्रमण करता। तो अग्रेसिव होना एक विशेषता है और अग्रेसर वो है जो उस आक्रामकता के तहत पहला कदम उठाए, हमला करे। बिल्कुल सही। ये अंतर समझना जरूरी है, खासकर जब किसी झगड़े या युद्ध की बात हो रही हो। अच्छा, एक शब्द पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी है, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन, हाँ, इसका मतलब है पेड़ लगाकर जंगल बनाना या बढ़ाना, वनीकरण। ये डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हुआ है ना? एकदम। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटना, एफोरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना। आज के समय में बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल। और अब सूची के आखिर में एक दार्शनिक शब्द है, एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म, इसका मतलब है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अनिश्चित होना या संदेह करना। तो ये नास्तिक होने जैसा नहीं है, अथीइज्म जैसा। नहीं, ये अलग है। एथियस्ट वो है जो कहता है ईश्वर नहीं है। एग्नोस्टिक वो है जो कहता है मुझे नहीं पता या ये जानना शायद मुमकिन नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। एक तरह की संदेह की या अनिश्चितता की स्थिति है। अच्छा, ये बारीक फर्क है। हाँ, दर्शन में ऐसे कई बारीक फर्क होते हैं। ये कानूनी मामलों में अक्सर आता है, एक्विट। हाँ, ये नोट्स में था जहां किसी केस का जिक्र था। तो एक्विट का ठीक ठीक मतलब क्या हुआ फिर? देखिए, एक्विट का सीधा मतलब है अदालत किसी को निर्दोष पाती है। अच्छा, और उससे बरी कर देती है, मतलब दोष मुक्त करना। तो ये सिर्फ आरोप हटाना नहीं है? नहीं नहीं, ये बाकायदा सुनवाई के बाद होता है, जब साबित हो जाए कि व्यक्ति दोषी नहीं है। यानी एक तरह का फाइनल फैसला। हाँ, बिल्कुल, कानूनी तौर पर मामला खत्म। अच्छा, अब इसी से जुड़ा मतलब सामाजिक संदर्भ में एक और शब्द है नोट्स में, अब्यूज। ये तो काफी भारी शब्द है। हाँ है, और इसका इस्तेमाल भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब्यूज का मतलब हुआ किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। बुरा बर्ताव मतलब जिसमें क्रूरता हो, हिंसा हो सकती है, जिसे हम दुर्व्यवहार करना कहते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता, है ना? बिल्कुल। ये मानसिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी। नोट्स में शायद कुछ उदाहरण होंगे इसके। हाँ, लगता तो है। ठीक कहा। अगले शब्द पर आते हैं, एडिक्ट। ये शायद स्वास्थ्य वाले सेक्शन में था। हाँ, मुमकिन है। एडिक्ट वो व्यक्ति है जो किसी चीज का आदी हो गया हो, बुरी तरह से निर्भर। जैसे ड्रग्स या शराब। बिल्कुल, ड्रग्स, शराब या कोई और चीज भी हो सकती है। हिंदी में इसके लिए शब्द है नशेड़ी। जीवन पर हावी हो जाती है। समझ गई। इसके बाद एक बिल्कुल अलग शब्द है, एडोलेसेंस। ये विकास के चरणों वाले हिस्से से होगा शायद। हाँ, ऐसा ही लगता है। एडोलेसेंस वो उम्र होती है, वो दौर, बचपन और जवानी के बीच का। किशोरावस्था। हाँ, किशोरावस्था। ये शारीरिक और मानसिक बदलावों का बहुत अहम टाइम होता है। नोट्स में शायद इसके मनोवैज्ञानिक पहलू होंगे या सामाजिक भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगला शब्द लेते हैं, एलियन। एलियन। मुझे तो एकदम से फिल्मों वाले एलियन याद आ गए, पर नोट्स का मतलब वो नहीं था। नहीं, यहाँ फिल्मों वाला एलियन नहीं है। तो फिर? यहाँ इसका सामाजिक या कानूनी मतलब है। एलियन मतलब वो व्यक्ति जो किसी दूसरे देश का नागरिक हो। अच्छा, यानी विदेशी? हाँ, विदेशी। नोट्स में हो सकता है नागरिकता या प्रवास के मुद्दे पर बात हो रही हो, या फिर अपनेपन और परायपन की भावना के संदर्भ में। समझ गई। अब एक अलग सा शब्द, एलिट्रेशन। ये तो साहित्यिक लगता है। हाँ, ये साहित्यिक ही है। अगर नोट्स में कोई कविता या भाषण का विश्लेषण है तो वहां ये मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन एक अलंकार है। इसमें क्या होता है कि आसपास के शब्दों की शुरुआत एक ही अक्षर या ध्वनि से होती है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे हिंदी में कहते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें। च की ध्वनि बार बार आ रही है। अच्छा, हाँ, अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल, इसे ही अंग्रेजी में एलिट्रेशन कहते हैं। भाषा में एक लय आती है इससे। दिलचस्प है। अगला शब्द है, एलुमिनस। ये किसी संस्था से जुड़ा हुआ लग रहा है। हाँ, सही पकड़ा। एलुमिनस मतलब किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पुराना छात्र। यानी भूतपूर्व छात्र। जी, भूतपूर्व छात्र। नोट्स में शायद किसी व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए या किसी संस्थान के नेटवर्क की बात करते हुए ये शब्द आया होगा। हो सकता है। और एलुवियल, ये तो भूगोल का शब्द लगता है। नदियों के किनारे जमा हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये अक्सर बहुत उपजाऊ होती है। तो अगर नोट्स में कृषि या भूगोल का जिक्र है तो वहां ये होगा। हाँ, पूरी संभावना है। अच्छा, सबसे पहले कुछ भूमिकाओं और क्रियाओं पर नजर डालते हैं। जैसे एक शब्द है एक्रोबैट।
कलाबाज। जो वो जिस्मानी करतब दिखाता है। हाँ और दूसरा है एक्ट, मतलब अभिनय करना, किसी और का किरदार निभाना। हाँ, और यहीं देखिए भाषा की खूबी दिखती है, कैसे वो शारीरिक कौशल, जैसे आपने कहा एक्रोबैट, और नाटकीय प्रस्तुति यानी एक्ट, इनके बीच फर्क करती है। सही। एक में शरीर का खेल है, दूसरे में शायद भावनाओं का ज्यादा। बिल्कुल, एक में शारीरिक दक्षता है, दूसरे में चरित्र चित्रण, भावनाएं, वो सब। अच्छा, अब कुछ विचारों या कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। एक शब्द है एल्ट्रॉइस्ट, परोपकारी। हाँ मतलब वो इंसान जो बिना अपना फायदा सोचे दूसरों का भला करे, और इसी से जुड़ा है एल्ट्रुइज्म, परोपकारिता। और ये कमाल की बात है ना, कैसे एल्ट्रुइज्म जैसा एक अकेला शब्द वो अपने आप में एक पूरी सोच, एक पूरा जीवन दर्शन समेट लेता है। ये दिखाता है कि भाषा कितने कम शब्दों में कितने गहरे विचार बता सकती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मूल्यों को, वैल्यूज को दिखाते हैं। सही कहा। अच्छा, विचारों से भावनाओं पर आते हैं। सूची में एड्यूलेशन जैसा शब्द भी है, चापलूसी। ओ हाँ, किसी के लिए मतलब जरूरत से ज्यादा तारीफ या कहें तो अंधभक्ति। और दूसरी तरफ एक और शब्द है एलियनेशन, अलगाव की भावना। हाँ अलगाव। हाँ, मतलब भावनात्मक रूप से कटा हुआ महसूस करना। ये दोनों काफी तीव्र भावनाएं लगती हैं। बिल्कुल, और ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाषा हमारे अंदर के अनुभवों को, हमारी फीलिंग्स को कितनी सटीकता से पकड़ सकती है। चाहे वो चापलूसी की अधिकता हो या वो अकेलेपन का एहसास, एलियनेशन वाला। सही शब्द होने से शायद हम उन भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। हाँ, शायद नाम दे पाते हैं उस एहसास को। वही, ये भाषा की जो बारीकी है, जो नुआंस है, उसका महत्व दिखता है यहाँ। अच्छा, भावनाओं की दुनिया से निकलकर कुछ बिल्कुल अलग देखते हैं। तकनीकी शब्द जैसे एल्टीट्यूड, ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई यानी समुद्र तल से किसी जगह की ऊंचाई। और इसको मापने वाले यंत्र का नाम है एल्टीमीटर, ऊंचाई मापक। बिल्कुल, हवाई जहाजों वगैरह में इस्तेमाल होता है। हाँ, और ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे खास फील्ड्स के लिए, जैसे एविएशन या साइंस, उनके लिए खास शब्दावली, खास टर्मिनोलॉजी विकसित होती है। सही। यहाँ सटीकता बहुत जरूरी है, और इन शब्दों के बिना शायद काम करना मुश्किल हो जाएगा। एल्टीट्यूड एक माप है, एल्टीमीटर उसे मापने का साधन। भाषा यहाँ बिल्कुल साफ है, एकदम स्पष्ट। अच्छा, सूची में और भी कई तरह के शब्द हैं जो अलग अलग चीजों को दिखाते हैं। जैसे एलिविएट है, कम करना, किसी तकलीफ को घटाना। या फिर एक्सेंचुएट, अधिक महत्व देना, किसी बात पर जोर देना। हाँ, जोर देना। और यहाँ तक कि अगोराफोबिया जैसा शब्द भी है, खुले स्थान से लगने वाला डर। हाँ, ये एक खास तरह का डर है। तो ये विविधता ही भाषा की खूबी है ना। बिल्कुल, यही तो समृद्धि है। देखिए, एक ही अक्षर ए से शुरू होने वाले शब्दों में हमें क्रियाएं मिल गईं, भावनाएं, सिद्धांत, माप, डर, यहाँ तक के कानूनी शब्द भी हैं, जैसे एलिमनी, गुजारा भत्ता, या साहित्यिक युक्तियां जैसे एलेगरी, प्रतीक कथा। हाँ, सही। हर शब्द अपने आप में जानकारी का एक छोटा सा कैप्सूल है, समझिए। तो ये सूची भले ही सिर्फ ए अक्षर की हो, हमें ये दिखाती है कि कैसे भाषा चंद अक्षरों में, एक शब्द में पूरी दुनिया समेट सकती है। एक शब्द किसी काम एक्ट को, व्यक्ति एक्रोबैट को, विचार एल्ट्रुइज्म को, भावना एलियनेशन को, किसी माप एल्टीट्यूड या डर एगोराफोबिया तक को परिभाषित कर सकता है। ये भाषा की ताकत है, कम में ज्यादा कहना। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सबके सोचने के लिए, क्या नए शब्द सीखना सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाता है, या ये दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को भी सूक्ष्म रूप से बदलता है? दिलचस्प सवाल है। जब हम किसी उलझी हुई भावना या विचार के लिए एक सटीक शब्द जान लेते हैं, तो क्या हम उससे ज्यादा साफ तौर पर महसूस कर पाते हैं या सोच पाते हैं? शायद शब्दावली का विस्तार हमारे अनुभव के दायरे को भी बड़ा करता है। भाषा का यह सफर तो देखिए चलता ही रहता है। सही बात है, सीखने की कोई सीमा नहीं।